माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का सरल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी तरह से आप समझेंगे सरल हिंदी एक्सप्लेनेशन डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, हम पूरी तरह से इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और आपके समझ में सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी। प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे, ये आपकी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, पहले आप समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है, डस्ट का मतलब होता है धूल या कण, ऑफ मीन्स के, और स्नो मीन्स होता है बर्फ, यानी बर्फ के कण या बर्फ से संबंधित जो उसके ओले जो होते हैं, जो बर्फ होती है उसके कण या उसके छींटे से संबंधित चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, तो इसको हम डस्ट ऑफ स्नो समझते हैं। अब इसको लिखा किसने है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है, इस पोएम की रचना की है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में जानेंगे। उसके पूर्व जो है हम ये बता दें कि डस्ट ऑफ स्नो की जो स्टोरी है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसी पोएम है जो हमें ये बताती है कि हमारा जो वर्तमान है, कभी कभी हम वर्तमान में बहुत ही दुखी होते हैं, सैड महसूस करते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं। एक तरह से हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि हम बहुत अपने आप को क्षुब्ध महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हमको समझ में आएगा कि आदमी जब बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उसके दुख में, उसके कष्ट में अचानक परिवर्तन जब आ जाता है तो उसे कैसा आभास होता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे, इसमें जो है पोएट स्वयं जो है इस बात को कह रहा है कि वो बहुत ही दुखी मुद्रा में था और अचानक एक प्रकृति के द्वारा, यानी प्राकृतिक कारणों से उसके अंदर कुछ मनः परिवर्तन हो गया, और वो मनः परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि उसके विचार बदल गए और वो प्रसन्नता में बदल गए। तो प्यारे बच्चों, उसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, दुखी हों, कोई मान लीजिए आपकी मोबाइल है खो जाए और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही टेंशलाइज्ड हों और अचानक वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, तो आपकी सारी टेंशन क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैग में रख लिया और पता चला कि हमारी मोबाइल कहीं गायब हो गई है। हम उसको खोज रहे हैं, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, नहीं मिल रही है। हम डायल भी कर रहे हैं लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। काफ़ी परेशानी के पश्चात जब हम पता लगता है, हमको ये आभास होता है कि हमने मोबाइल को अपने बैग में रखा हुआ है, तो हम तुरंत बैग को खोलते हैं और मोबाइल हमको मिल जाती है। यानी कि हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो पीड़ा है, जो सैडनेस हमारे जो अंदर जो छुपा हुआ था, जो दुख था, वो अचानक किसमें परिवर्तित हो गया, एक प्रसन्नता की मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है। पहले बच्चों ध्यान देंगे, तो जो हमारे दुख होते हैं वो प्रसन्नता की मुद्रा में चेंज हो जाएं, तो वही चीज़ें यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट के विषय में बताया गया है इस पोएम में कि कवि जो है एक दुखी मुद्रा में था, बहुत ज़्यादा परेशान था, पूरे दिन जो है वो अपने समय को बिल्कुल दुख भरी घड़ी से गुजार रहा था, लेकिन अचानक जो है प्राकृतिक कारणों से कुछ ऐसी आपदाएं उसके ऊपर आई कि उस ऐसे घटनाएं घटित हुई जिसके कारण उसकी सोच में परिवर्तन हो गया और उसने प्रसन्नता की अनुभूति करना शुरू कर दिया। तो यह स्टोरी आपको इसमें मिलेगी प्यारे बच्चों। ये पूरी पोएम आपको ये बताएगी कि कैसे हमारे अंदर अचानक जो है परिवर्तन हो जाता है, हम अपने दुख को भूल करके प्रसन्नता में परिवेश कर लेते हैं। तो यही चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये डस्ट ऑफ स्नो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ये फर्स्ट पोएम है, प्रायः जो है बोर्ड के एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे क्यों लिखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, और इनको पोएट ऑफ नेचर कहा गया है। पोएट ऑफ नेचर का मतलब एक प्रकृति की पोएट हैं, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया था। अगर देखेंगे, इन दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट, इस कविता में एक ऐसे क्षण की उपस्थिति को बताया गया है, दैट सीम्स सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण प्रतीत होती है, बट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही गंभीर रूप से आशय छुपा हुआ है।
इट इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये एक बहुत उच्च कोटि की जो है प्रतीकात्मक पोएम मानी गई है। वन डे, आगे देखेंगे इसके विषय में, पोएम के विषय में, कि वन डे द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड। एक दिन कवि जो है बहुत ही दुखी मुद्रा में था। ए प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन ए ट्री, एक जो है आनंददायक अर्थात प्रसन्नता से भरी हुई घटना, चीज जो है एक वृक्ष के पास घटित हुई। इट चेंज द पोएट्स मूड, उसने जो है कवि के विचारों को, मूड्स को, मन को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और उसने जो है शेष दिन को, जो बचे हुए शेष दिन, बचा हुआ शेष दिन का जो समय था, उसको उसने परिवर्तित कर दिया और वो उसके लिए खुशहाली का दिवस बन गया। प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे, यह पोएम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप इसको समझते चलेंगे, और ये बहुत ही इजी पोएम है आपके लिए लर्न करने के लिए भी। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट लाइन आप यहाँ पर, द बे ए क्रो। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, द बे ए क्रो, यहाँ पर बे का मतलब होता है, बे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक रास्ता बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ हम दूसरा लेंगे। द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अर्थात कवि जो है कहाँ पर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अर्थात कवि एक धतूरे की वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो, नीचे खड़ा हुआ है और उस वृक्ष पर बैठे हुए द बे ए क्रो। अब यहाँ पर बे का मतलब होता है द सिटिंग ऑफ ए क्रो, एक कौवे का बैठना। तो यहाँ पर बे का तात्पर्य हम यहाँ से समझेंगे कि एक धतूरे, कवि जो है एक धतूरे की वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने, द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, अर्थात वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने वृक्ष को हिलाया। सूक जो है सेक का सेकंड फॉर्म है सूक, सूक मीन्स होता है हिलाया। तो सूक डाउन ऑन मी का मतलब, अर्थात उस कौवे ने, बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को क्या किया, हिलाया। और द डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ के कण जो है कवि पर गिर पड़े, अर्थात द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक अर्थात धतूरे के वृक्ष से कहाँ पर गिर पड़े, कवि कौवे के हिलाने से कवि के ऊपर गिर पड़े। तो यहाँ पर इस तरह से समझेंगे। पुनः देखेंगे प्यारे बच्चों, इस पंक्तियों को पुनः देखेंगे कि कवि एक जो है धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। आप ये समझेंगे कि कवि जो है कहीं जा रहा था या धतूरे के वृक्ष के नीचे ही खड़ा हुआ था, बहुत ही दुखी मुद्रा में था। तो कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, इसको इस तरह समझेंगे, वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाया, सूक डाउन, और वृक्ष को हिलाया तो ऑन मी का मतलब उसके ऊपर गिरा। क्या गिरा, बर्फ का कण उसके ऊपर गिरा। और इतनी ही बात इसमें बताई गई है कि कवि जो है धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को क्या किया, हिला दिया और हिलाया, और बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे। इतनी ही बात इसमें है। जैसे कि वृक्ष आदि पर जब कौवे बैठते हैं तो थोड़ा उसमें कंपन होता है, तो कंपन होने के साथ साथ वृक्ष हिल जाता है, उसकी शाखाएं क्या होती हैं, हिल जाती हैं। तो उसी के नीचे जो है कवि खड़ा हुआ था प्यारे बच्चों। तो जब उसकी शाखा हिली तो क्या हुआ, उस बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे। तो ये 4 लाइन में हम यही इतना समझेंगे। आगे देखेंगे, हैज गिवन माई हार्ट, दूसरी पोएम आप देखेंगे यहाँ पर, हैज गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, कवि की मनोदशा को क्या कर दिया, उसने परिवर्तित कर दिया था। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात कवि की मनोदशा को में जो कि कवि की मनोदशा थी, उस मनोदशा में क्या हुआ, एक परिवर्तन आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब होता है बच्चों दुखी रहना, अर्थात दुख के लिए रूट का प्रयोग करते हैं। तो जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरी, कौवे के द्वारा गिराई गई ऊपर, तो बर्फ के कण गिरने से जब कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिराए तो इससे उसकी मनोदशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और वह दिन के शेष भाग को कैसे गुजारा, प्रसन्नता से भरे हुए, अर्थात दिन के दुखी शेष भागों को उसने जो है प्रसन्नता से भरे हुए रूप में व्यतीत किया, अर्थात गुजारा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे,
प्रत्येक वर्ड को समझते चलेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट, अर्थात उसने परिवर्तन कर दिया मेरे हृदय में, अर्थात मेरी मनोदशा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मेरे सोच विचार में उसने क्या कर दिया, एक परिवर्तन ला दिया। क्या, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं कि मेरे जो दुखी रूप में जो मेरे दिवस व्यतीत हो रहे थे उसको क्या कर दिया उसने, खुशहाली से भर दिया, अर्थात परिवर्तित कर दिया। क्या परिवर्तित कर दिया, बर्फ की कण ने। क्यों परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वो वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और किसने हिलाया डाल को, तो कौवे ने हिलाया। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम इसको समझ करके हिंदी में जान सकते हैं कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताने का प्रयास किया है। जैसे कि आपके लिए एक कोई भी इस तरह से घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके साथ, जैसा मैंने पूर्व में आपको बता दिया प्यारे बच्चों, तो आपके लिए तुरंत ही परिवर्तन आपके मन में आ जाता है और आप जो है अपनी उस मुद्रा को, प्रसन्नचित दुखी भरी मुद्रा को क्या कर देते हैं, प्रसन्नता से भर देते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं और कोई ऐसा इंसिडेंट घटित हो जाता है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो चेंजेबल थिंग है, मानव के माइंड में जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, इसी को कवि ने प्रकृति के रूप में बताया है। माध्यम किसको बनाया, कौवे को, और साधन किसको बनाया, जो है एक बर्फ के कण को, और साध्य कौन है यहाँ पर, कवि स्वयं है, अर्थात स्वयं कवि के ऊपर ऐसी चीज़ें घटित हो गई और उसके मूड में परिवर्तन आ गया। तो यही हमको समझना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप समझ करके पूरी तरह से, और इस पोएम को, इसके क्वेश्चन आंसर यदि पूछे जाते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि ये 4 लाइन प्लस 4 लाइन यानी 8 लाइन की पोएम आप लर्न कर लें, जिससे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि आप जो है 4 लाइन की कोई पोएम लिखें, तो मान लीजिए 4 लाइन आपकी आ जाती है तो आप दूसरी 4 लाइन को लिख देंगे। यदि यह नीचे वाला आ जाता है तो आप ऊपर वाला लिख देंगे। इसलिए आप के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल वर्ड में इसको लिखा गया है, लर्न करने में बहुत ही आपके लिए आसानी होगी प्यारे बच्चों। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लर्न भी करें और पूरी तरह से इसको समझें। अब हम जो इसमें समरी बताई गई है, इस समरी को भी थोड़ा स्पेलिंग कर देंगे, जिससे आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी हो जाए प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे, ये समरी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे, द पोएम डिस्क्राइब्स ए वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इस कविता में बहुत ही साधारण शब्दों में इस घटना को प्रस्तुत किया गया है, साधारण शब्द के माध्यम से। इट टेल्स अस, ये हमको बतलाती है, दैट समटाइम्स इवन ए स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ ए लार्ज सिग्निफिकेंस। कभी कभी छोटी घटनाएं बड़े बड़े महत्व को प्रदान करती हैं, बड़ी ज़्यादा हमको परिवर्तन के रूप में हमको ला देती हैं। छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे लिए बहुत ही महान बन जाती हैं, ग्रेट बन जाती हैं। द पोएट इज ए लिटिल डिजेक्टेड, कभी थोड़ा सा परेशान था, एक उसका जो है कुछ उसके अंदर दुख की भावना भरी हुई थी। एंड अपसेट, ज़्यादा वो घबराया परेशान था। व्हाइल पासिंग बाई अंडर द हेमलॉक ट्री, जब वो हेमलॉक के ट्री से होकर के गुजरा, अर्थात धतूरे के वृक्ष से होकर के वो गुजरा, धतूरे के वृक्ष के पास से, सडनली अचानक, ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने, शेक्स द ट्रीज, यानी वो वृक्ष को क्या करता है, हिला देता है, अर्थात वृक्ष हिल जाता है। एंड द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल अपॉन द पोएट, और सुंदर बर्फ की कण जो है कवि के ऊपर गिर पड़ती है, अर्थात वृक्ष से कवि के ऊपर गिरती है। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो, जो कि सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल और कोल्ड का मतलब होता है शीतल, अर्थात कोमल और शीतल बर्फ के कण जो है जब कवि को स्पर्श करते हैं, द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, तो कवि का जो मूड है, कवि का जो मन है, वो दुख से प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाता है। एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश्ड, और वो पुनः प्रारंभ कर देता है सोचना, एक ताजगी को लिए हुए प्रसन्नता की मुद्रा में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। इन दिस वे ए सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी ए वेरी सिग्निफिकेंट, अर्थात इस तरह से एक साधारण सी घटना जो होती है वो सिद्ध कर देती है कि उसमें एक महान, ज़्यादा परिवर्तन, अधिक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य होता है। एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट, और कवि के बचे हुए दिवस को वो क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, बचा लेती है दुख से, कष्ट से,
टेंशन से बचे हुए समय को, जो शेष बचा हुआ समय है उसको परिवर्तित करके उसको सेव कर देती है। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड आर एंडेड इन रिग्रेट, जो कि पश्चाताप व दुख से भरी हुई चीज़ें थी, उनको वो जो बर्बादी के रूप में उसको व्यतीत करना था, वो उसके लिए खुशहाली के रूप में व्यतीत होने वाला होता है। तो ये हम समझेंगे, ये आपकी समरी है जिसको हम सेंट्रल आइडिया के रूप में जानते हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये पूरे पोएम का आपका समझ लीजिए कंक्लूजन है, सारांश है। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया आपको, हिंदी में भी बता दिया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लोज कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस आने वाली बोर्ड एग्जाम में 2023 में अच्छे अंक को प्राप्त करें और पूरी तरह से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछे जाएं वो आप आसानी से दे ले जाएं। मेरा यही उद्देश्य है, और मैं चाहूँगा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जो भी हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सब हर एक स्टूडेंट के पास हमारे वीडियो को आप पहुँचाएँगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।